हाँ भाई। तो आज हम लोगों ने अपने पास रिवीजन आगे कंटिन्यू करना है। आज हम अपने पास जो रिवाइज करने वाले चैप्टर वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें अगर याद करो तो हमने क्लास में सबसे पहले लिखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और एक प्रोमिसरी नोट क्या होता है। तो याद करो, मैंने बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the bearer to the order or to the bearer of the instrument। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक आदमी दूसरे आदमी से को ऑर्डर करता है कि तुझे एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना होगा। किसको? जिसके हाथ में वो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको, या फिर जिसको मैं ऑर्डर दूंगा उसको तुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये था एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, थियरी में तो लिखनी पड़ेगी। क्या? इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the only to the order or to the bearer of the instrument। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखनी होगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये इन्हीं में से निकल के आ जाता है कि ये राइटिंग में होता है, साइंड होता है, इसमें डेट लिखी हुई होनी चाहिए, इसमें प्राइस लिखी होनी चाहिए, प्राइस शुड बी पेड अनकंडीशनल। यही जो डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं यही कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बन जाएंगे। ठीक है। और प्रोमिसरी नोट क्या था? प्रोमिसरी नोट में सारी चीज सेम थी, बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी और वहां पे प्रॉमिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। फर्क क्या है कि प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टी होती हैं, एक मेकर और एक पेई। मेकर कौन? जो बना रहा है, और पेई कौन? जिसको पैसे मिलेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती हैं, एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई और तीसरा होता है हमारा पेई। ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता यह है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बिल बनाएगा जो बिल बनाएगा उसको बोलते हैं हम ड्रॉर। और जनरली पता है ये कौन होता है? ये होता है क्रेडिटर, मतलब जिसको पैसे मिलने हैं। ठीक है। और जो बिल एक्सेप्ट करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम? ड्रॉई। ठीक है। ये कौन होता है? डेटर होता है। ठीक है। और पेई, पेई कौन है? जिसको पैसा रिसीव होगा। ठीक है, इसको पैसा रिसीव होता है। तो जनरली क्या होगा? जो ड्रॉर होगा वही पेई होता है। ठीक है। बट कभी कभी ड्रॉर और पेई अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग कि उन्होंने ऐसा किया है क्या। और प्रोमिसरी नोट में क्या होता है? प्रोमिसरी नोट में दो ही लोग होते हैं। एक जो प्रोमिसरी नोट को बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? मेकर। और ये कौन होता है? वही डेटर जिसने पैसे देने हैं। ठीक है। और इसमें दूसरी पार्टी कौन होती है? पेई, जिसको पैसा रिसीव होगा। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर वर्ड यूज होता है और इसके अंदर जो वर्ड यूज होता है वो है अंडरटेकिंग। अब मतलब क्या है, फर्क क्या है दोनों में? इसमें जो बना रहा है, मतलब जिसने पैसे देने हैं, वो खुद ही जिम्मेदारी ले रहा है। वो अपने आप से ही सेल्फ अंडरटेकिंग ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं इसकी पेमेंट करूंगा। यहां पे जिसने जिसको पैसे देने हैं वो खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहा, उसको जिम्मेदारी दी जा रही है दूसरे पर्सन के द्वारा। ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप किसी को ऑर्डर करते हो कि वो पैसे देगा, प्रॉमिसरी नोट में वो खुद ही जिम्मेदारी ले लेता है कि ठीक है, हाँ मैं पैसे दूंगा। ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आप ड्रॉ करते हो तो ये तीन तरीके से ड्रॉ हो सकता है। एक होता है बिल्स पेबल एट या आफ्टर डेट। सबसे पहले होता है बिल्स पेबल आफ्टर डेट। दूसरा होता है बिल्स पेबल आफ्टर साइट। और तीसरा होता है बिल्स पेबल एट साइट। ठीक है। तो आफ्टर डेट वाला जो बिल होता है ये कौन सा आता है? इसमें जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे जो डेट डली हुई है
वहां से बिल की ड्यूरेशन स्टार्ट होगी। आफ्टर साइट वाला बिल क्या होगा, जिस दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हुआ है उसके बाद से बिल की ड्यूरेशन स्टार्ट होगी। और एट साइट का मतलब होता है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जो पेबल होता है ऑन डिमांड, मतलब ये जब पैसा मांगा जाए तब आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो आफ्टर डेट मतलब जिस जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे डेट लिखी हुई है कि इस दिन ये बनाया गया है, तो जिस दिन वो बिल ड्रॉ किया गया वहीं से उसका ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर साइट में होता है कि जिस बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है ड्रॉई ने, तो हो सकता है बिल पे डेट डली हो 4 अप्रैल, एक्सेप्ट हुआ लेट अस सपोज 7 अप्रैल को, तो ड्यूरेशन स्टार्ट होगा 7 अप्रैल पे अगर लिखा है बिल पे आफ्टर साइट है। और एट साइट है तो मतलब ये बिल्स पे ऑन डिमांड है, जब पैसा मांगा जाएगा तब चुकाना पड़ेगा, इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि जब भी आपको ड्यू डेट निकालनी है तो ड्यू डेट निकालते हुए हम डेट में ऐड करेंगे 3 days ऑफ ग्रेस। जो भी तारीख आपकी निकल रही होगी उसमें 3 दिन हमने ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो जैसे लेट अस सपोज 1 मई है और सवाल कह रहा है इसमें 3 महीने ऐड कर दो, तो हमारी डेट 3 महीने बाद क्या नीचे 1 मई के बाद 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। 1 अगस्त तो आएगी, बट हम इसमें 3 दिन ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, 4 अगस्त बन जाएगी आपकी ड्यू डेट। ठीक है, और जैसे लेट अस सपोज 31 जनवरी है और सवाल कह रहा है हमसे 1 मंथ ऐड करने के लिए, तो मुझे बताना क्या तारीख आनी चाहिए जल्दी बताना। 31 जनवरी है, 1 महीने ऐड करना है, क्या तारीख आएगी। 3 मार्च। बिल्कुल ठीक अक्षर। अगर सिर्फ 1 मंथ ऐड करना है या फिर 3 days ऑफ ग्रेस भी? सारा कुछ। 3 मार्च, 31 जनवरी से 1 महीना ऐड करेंगे तो 28 फरवरी या 29 फरवरी आएगी। ये मत करना कि 31 जनवरी से 31 ढूंढोगे, फरवरी में 31 नहीं होता है, तो आप 28 मार्च या 29 मार्च डिपेंडिंग की सवाल लीप ईयर वाला है या नहीं, जहां पे भी खत्म होगा बस वहीं पे ही खत्म कर देना। ये मत करना कि 3 दिन और मार्च के लेके जाओ फिर 3 दिन उसके अंदर फर्दर ऐड करना, नहीं। 31 जनवरी से 1 महीना कंप्लीट 28 फरवरी को ही होगा या 29 फरवरी को, तो बस वहां रुक जाना और वहां से 3 दिन ऐड कर देना। ठीक है, तो हो जाएगी हमारी 3 मार्च। ठीक है, अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक साल लीप ईयर का है या नहीं, जल्दी जल्दी से बताओ। लास्ट के 2 digits अगर 4 से डिवाइड होते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं, तो वो लीप ईयर है, अगर पहले ईयर से बिल्कुल तो ठीक। नहीं। अगर लास्ट के 2 साल दो दो डिजिट, जैसे अभी 2022 है, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब पॉइंट्स में अगर आंसर नहीं आ रहा है तो ये लीप ईयर है, तो 2022 लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो हमें सवाल में देखना होगा कि लीप ईयर है नहीं, बताना 2016 लीप ईयर है क्या। यस सर। यस, ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा ड्यू डेट कॉन्सेप्ट। अच्छा, हमें ड्यू डेट में ध्यान रखना है, अगर ड्यू डेट फॉल करती है एक पब्लिक हॉलिडे पे तो क्या करेंगे हम ड्यू डेट के साथ, सर उससे पहले की जो भी वर्किंग डे होगा उस पे जो वो हमारी हमारा ड्यू डेट थी। प्रिसीडिंग वर्किंग डे होगा हम उसको अपनी ड्यू डेट मानेंगे, क्योंकि पब्लिक हॉलिडे जो होती है वो पहले से पता होती है। तो इस सिचुएशन में वर्किंग ड्यू डेट अगर उस डेट पे फॉल करा जो नेशनल हॉलिडे है, तो हम उससे एक पिछला जो वर्किंग डे है उसको काउंट कर लेंगे एज ड्यू डेट। और अगर एक सडन हॉलिडे आ गई या अनफोर्सीन हॉलिडे, इमीडिएटली सडनली हॉलिडे आ गई, तो क्या करते हैं हम ड्यू डेट के साथ सक्सीडिंग वर्किंग डे। नेक्स्ट वर्किंग डे या सक्सीडिंग वर्किंग डे कुछ भी कह लो को हम अपनी ड्यू डेट मान लेंगे। ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारा ड्यू डेट का आफ्टर डेट आफ्टर साइट सारा कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट इसके बाद अब हम देखते हैं अपने पास इसमें जर्नल एंट्रीज।
आ जाओ। हमने देखा था सबसे पहला, जब हम सेल करते हैं सामान तो उसकी एंट्री होती है। तो ड्रॉर ने जब ड्रॉई को सामान बेचा तो वो एंट्री क्या करेगा? उधार पे ड्रॉई डेबिट टू सेल्स, और ड्रॉई क्या करेगा? परचेजेस डेबिट टू ड्रॉर। ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा। उसके बाद हमने देखा था जब वो बिल ड्रॉ करता है तब एंट्री क्या होगी? ड्रॉई करेगा अपने पास बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉई, और ये क्या करेगा? ड्रॉ डेबिट टू बीपी, ये कोई एंट्री नहीं करेगा। आगे तीसरा, जब बिल की पेमेंट कर देगा, अगर हमने बिल हेल्ड करा है अपने पास टिल मैच्योरिटी, मतलब 3 महीने 4 महीने जितने भी ड्यूरेशन का भी बिल था, अगर हमने बिल अपने पास होल्ड करके रखा है टिल मैच्योरिटी, तो ड्रॉई हमारे को पेमेंट कर देगा, ड्रॉर पैसा रिसीव कर लेगा उस बिल का। तो ड्रॉर एंट्री क्या करेगा? उसके पास पैसा आ जाएगा और जो वो बिल था वो अब खत्म हो जाएगा। ड्रॉई क्या करेगा? पेमेंट कर देगा, तो एंट्री कर देगा बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये तो हो गया केस अगर हमने बिल होल्ड करा है टिल मैच्योरिटी। अच्छा, व्हाट इफ हमने बिल डिस्काउंट करा रखा है? अगर बिल डिस्काउंट कराया हुआ है, मतलब हम बैंक के पास गए और बैंक से क्या कहा कि बैंक जी आप मेरे को इस बिल का पैसा जल्दी दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, आप मेरे से थोड़ा ब्याज काट लो। तो बैंक क्या कहेगा? ठीक है, मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लूंगा और 3-4 महीने बाद मैं जाके कस्टमर से पैसा ले लूंगा। तो इस बात की हमें सिर्फ ड्रॉर के एंड से एंट्री सीखनी है, बैंक वाली एंट्री हमें नहीं सीखनी। ठीक है, तो उसकी एंट्री हमने सीखी थी क्या? बैंक हमें पैसा देगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट। हमसे वो कुछ इंटरेस्ट काट लेगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर। ठीक है, इस बात की ड्रॉई को एंट्री नहीं करेगा, इंडोर्सी कुछ एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ड्रॉर और बैंक के बीच में हुई है। लास्ट में जब बिल की पेमेंट करने की बारी आएगी तो ये ड्रॉई ये वाली एंट्री पास करके पेमेंट कर देगा, और हमें ये वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पैसा बैंक को रिसीव होगा, हमें नहीं। तो सिर्फ ड्रॉई की एंट्री होगी बीपी डेबिट टू बैंक, ये लास्ट में बिल पेमेंट करने की। अच्छा, आगे देखते हैं, अगर बिल हमने इंडोर्स कर दिया तो क्या होगा? तो अभी हमने 5 एंट्रीज लिख ली हैं, 4 एंट्रीज लिख ली हैं। फिफ्थ, अगर बिल इज इंडोर्स्ड तो क्या होगा? हम अपना बिल किसी और को दे रहे हैं तो हम उसको एंट्री कर देंगे इंडोर्सी डेबिट टू बी आर। ड्रॉइस की कोई एंट्री नहीं करेगा और ये कर लेगा बी आर डेबिट टू इंडोर्सर या फिर ड्रॉअर, कुछ भी बोल लो। ठीक है, फिर ड्रॉई इसकी पेमेंट करेगा तो ड्रॉई एंट्री कर देगा बीपी डेबिट टू बैंक, और पैसा रिसीव होगा इंडोर्सी को तो वो अपने पास एंट्री कर देगा बैंक डेबिट टू बी आर। ड्रॉई कुछ नहीं करेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हुई है। नेक्स्ट, अगर हमने बिल इंडोर्स करा दिया, ये हो गया। और क्या था? बिल हमने डिस्काउंट कर लिया, बिल इंडोर्स कर लिया, हेल्थ इन मैच्योरिटी कर लिया। अगर बिल बैंक को दे दिया जाता है फॉर कलेक्शन, बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तब देखते हैं एंट्री क्या होगी।
हमारा बिल चला जाएगा और बैंक से एक रसीद मिल जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू BR। ये कोई एंट्री नहीं करेगा उस बात की और ये भी नहीं करेगा। लास्ट में जब हमें पेमेंट रिसीव होगी तो हम एंट्री करेंगे बैंक डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और ये तो सीधी सीधी एंट्री सेम BP डेबिट टू बैंक, और इसको कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ हमने बिल को रिटायर कर लिया? क्या मतलब होता है बिल को रिटायर करने का? क्या मतलब है बिल को रिटायर कर दिया हमने? बोलो भाई। तो जैसे जो डेट डाली थी वो मतलब जो करंट डेट है वो उस डेट से आगे निकल गई। उस डेट से क्या आगे निकल गई बस। गलत। तो जो मैच्योरिटी डेट है वो फिनिश हो चुकी है। गलत। अगर हम कहें कि बिल हमने रिटायर करा है तो इसका मतलब है हमने बिल की अर्ली पेमेंट कर दी है। ठीक है। जो ड्यू डेट थी, ड्यू डेट से पहले जाके हमने कस्टमर से क्या कहा, ड्रॉई से क्या कहा कि तू हमें पैसा दे दे, तो वो हमसे क्या कहेगा, डिस्काउंट मांगेगा। कहेगा कि भैया तुमने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था, तुम मेरे से 2 महीने में पैसा मांग रहे हो, तो 1 महीने का हमसे क्या कहेगा, डिस्काउंट दो मुझे। तो वो जो डिस्काउंट हमसे मांगेगा उसको बोलते हैं अपने पास रिबेट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, हमारे पास पैसा आएगा, हमें उसको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा जो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, हम कर देंगे रिबेट डेबिट और बिल खत्म हो जाएगा। वो एंट्री करेगा BP डेबिट टू बैंक और साथ साथ टू रिबेट। ठीक है। तो ये हो गया अगर बिल हम रिटायर करते हैं। ठीक है। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहां पे ड्रॉई ने बिल की पेमेंट टाइम से करी है। ठीक है। अगर बिल की पेमेंट टाइम से नहीं करता है, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, तो उसकी एंट्रीज क्या होंगे वो देखते हैं। जब ड्रॉई पैसे देने से मना कर देता है तो दूसरा बंदा जिसको पेमेंट रिसीव होनी होती है वो क्या करता है, वो जाता है फिर बैंक के पास, नोटरी के पास, और नोटरी से कहता है कि ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा है, आप मुझे प्लीज अलाउ करो कि मैं कोर्ट जा सकूं इस बंदे को लेके। तो को नोटरी आपसे क्या लेता है, नोटिंग चार्जेस। ठीक है। तो वो नोटिंग चार्जेस वो पार्टी पे करेगी जिसको रिसीव करना था पैसा, वो रिसीव नहीं कर पाई, पर वो पार्टी अभी के लिए तो पैसा पे कर देगी नोटिस चार्जेस का, पर बाद में वो ये पैसा उस ड्रॉई से वापस मांगेंगे। तो अब उसकी एंट्रीज देखते हैं, आ जाओ जल्दी से। 8th पॉइंट, डिसऑनर ऑफ अ बिल। अब इसके अलग अलग केसेस हैं। पहला केस है बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। अगर आपने बिल अपने पास मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखा है, आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पैसा मिलेगा, बट पैसा आपको नहीं मिला, तो क्या हुआ, वो जो बिल आपने बनाया था वो बिल बेकार हो गया। करेक्ट। तो सोचो, जब हमने बिल बनाया था जब हमने बिल बनाया था तो ये एंट्री करी थी। अब जब पता चल रहा है कि ये बिल किसी काम का नहीं है, तो क्या करेंगे, ये एंट्री को रिवर्स कर देंगे कि बेकार में एंट्री करी, ये तो एंट्री होनी नहीं चाहिए थी ना, फालतू में बिल बनाया जब पैसे नहीं मिले। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉई डेबिट टू BR। अब इसके साथ एक एंट्री और जुड़ेगी, वो है टू कैश। ये किस अमाउंट से आएगा, नोटिंग चार्जेस से, क्योंकि ड्रॉअर को पैसे नहीं मिले तो ड्रॉअर गया नोटरी के पास और पे करके आया नोटिंग चार्जेस। ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, बिल का अमाउंट आएगा, और यहां पे बिल का अमाउंट आएगा प्लस नोटिंग चार्जेस आएंगे।
और यहाँ पे क्या होगा, ये एंट्री करेगा अपने पास बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस, ये अपने पास एक्सपेंस बुक करेगा नोटिंग चार्जेस का, क्योंकि इसको पे करना पड़ेगा टू ड्रॉअर। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा बिल का, यहाँ पे अमाउंट आएगा नोटिंग चार्जेस का, और यहाँ आएगा बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है। दूसरा केस, अगर बिल डिस्काउंट हुआ है तो क्या एंट्री होगी? तो देखो, हमने अपने पास जो बिल था वो हमने बैंक को दे दिया, बैंक से क्या कहा, बैंक जी तुम जाके पैसे कलेक्ट कर लो। जब बैंक पैसे कलेक्ट करने पहुंचा तो ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, तो फिर नोटरी के पास इस बार जाएगा बैंक, और बैंक क्या कहेगा, मेरे को इसको कोर्ट में लेके जाना है, प्लीज आप नोट करो। तो नोटरी चार्जेस पे मांगेगा, नोट बैंक पे करेगा। अब बैंक वो पैसा ड्रॉई से रिकवर कर लेगा, और क्या कहेगा, सॉरी ड्रॉर से रिकवर कर लेगा, और ड्रॉर से कहेगा तुम जाके उससे रिकवर करते चले जाओ, करते रहो ड्रॉई से, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ड्रॉर को पैसे देने पड़ेंगे बैंक को, किसके, बिल का अमाउंट भी और नोटिंग चार्जेस भी, पर ड्रॉर ये अमाउंट रिकवर कर लेगा फ्रॉम ड्रॉई। तो एंट्री बनेगी ड्रॉई डेबिट टू बैंक, कितने अमाउंट से, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है। और ये वाली एंट्री ये बंदा सेम करेगा, ड्रॉई में एंट्री कभी भी नहीं चेंज होगी किसी भी सिनारियो में, उसको हमेशा सेम ही एंट्री पास करनी है। ठीक है। अगर बिल डिस्काउंट हो गया तो ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट सी, अगर बिल इंडोर्स हो जाए, और इंडोर्स्ड बिल अगर डिसऑनर हो जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि भैया जिसको बिल हमने ट्रांसफर किया था कि तू जाके कस्टमर से ले लिया हमारे, वो जब पहुंचता उसके पास, ड्रॉई ने मना कर दिया, तो अब ड्रॉई के इंडोर्सी क्या करेगा, इंडोर्सी जाएगा नोटरी के पास, नोटरी चार्जेस पे करेगा, और आ जाएगा, आके क्या करेगा, वो बिल थमा देगा ड्रॉर को, और ड्रॉर से क्या कहेगा कि भैया तुम रिकवर करते जाओ इससे नोटिंग चार्जेस, मेरे को तो तुम पैसे दे दो, पता नहीं ऐसे कौन सा आदमी का बिल दे दिया जिस बंदे ने मेरे पैसे नहीं दिए, तो तुम ये नोटिंग चार्जेस से रिकवर करो और मुझे मेरे नोटिंग चार्जेस दे दो। तो अभी जैसे नोटिंग चार्जेस ड्रॉर ने बैंक को दिए थे, अब वो किसको देगा, इंडोर्सी को, नोटिंग चार्जेस और बिल का अमाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉई से रिकवर करेगा तो ड्रॉई को डेटर बना लिया, और इंडोर्सी को दे देगा, इंडोर्सी की तरफ लाइबिलिटी बुक कर ली। अमाउंट कितने से, सेम, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। यहां की एंट्री एज इट इज सेम रहेगी, और ये एंट्री क्या करेगा, ये एंट्री करेगा, इसके पास जो बिल था वो तो बेकार हो गया, ठीक है, और इसको नोटिंग चार्जेस और पे करने पड़ गए, पर ये पैसा किससे रिकवर कर लेगा, ड्रॉर से। तो यहाँ पे वो ड्रॉर का नाम डाल देगा, उससे डेटर बना लेगा, उसका जो बिल है वो किसी काम का नहीं तो वो रिवर्स कर देगा, और अभी के लिए नोटिंग चार्जेस पे कराएगा कैश में। तो यहाँ अमाउंट आएगा बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, यहाँ अमाउंट आएगा बिल का, और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस का। ठीक है। बिल अगर इंडोर्स किया है तो ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, अगला है डी, लास्ट है, अगर बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। रिटायरमेंट वाला केस तो आ ही नहीं सकता, अगर बिल सेंड किया गया है फॉर कलेक्शन तो क्या होगा, हम ड्रॉर से ड्रॉई को वापस डेटर बनाएंगे, और टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और बैंक हमारे ब्याह पे करके आएगा, क्योंकि हमारे बैंक ने वसूली करी थी, बैंक को वसूली नहीं हुई, तो हमारे ही बैंक से पैसे काट लेगा बैंक नोटिंग चार्जेस के, तो टू बैंक हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये अमाउंट आ जाएगा बिल का और नोटिंग चार्जेस का, यहाँ अमाउंट आएगा बिल का, और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस का। ये पार्टी सेम एंट्री करेगी, मतलब इसको कोई बदलाव नहीं करने हैं, इंडोर्सी को कोई एंट्री नहीं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसऑनर ऑफ अ बिल। नेक्स्ट है
अगर हम बिल रिन्यू करते हैं तो सिंपल सी चीज है, अगर बिल रिन्यू करोगे तो यही एंट्री होगी। ठीक है। अब इसमें अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं कि अगर मान लो सामने वाले ने ड्रॉअर ने क्या कहा कि मैं तुझे नया बिल बना के दूंगा बट तुझे नए बिल पे ब्याज भी देना पड़ेगा, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट हमें रिसीव होना है तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो गई, और अगर हम उससे कह रहे हैं उसको पे करना है तो उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, वो इंटरेस्ट अपने पास डेबिट कर देगा और नया बिल बना लेगा। एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि हम उससे क्या कहें कि तू अभी कुछ पैसा पे कर, नोटिस चार्जेस का अमाउंट पे कर, और बाकी का हम तेरे पे नया बिल बनाएंगे। तो हम उससे पहले कैश रिसीव करेंगे ड्रॉई से, तो उसकी एंट्री ड्रॉअर क्या करेगा, कैश डेबिट या बैंक डेबिट टू ड्रॉई, और ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉयर ड्रॉ डेबिट टू बैंक, और फिर उसके ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कर देंगे, अगर विद इंटरेस्ट है तो विद इंटरेस्ट, नहीं तो उसी अमाउंट का बिल बन जाएगा। और तीसरा तीसरा पॉसिबिलिटी है, हम उससे क्या कह रहे हैं कि तुम थोड़े से नोटिस चार्ज अभी पे करो और बिल का भी थोड़ा सा अमाउंट अभी पे करो, और बचे हुए पैसे के लिए एक नया बिल बनाएंगे। तो हम पहले पैसा रिसीव कर लेंगे नोटिस चार्जेस का, और जो थोड़ा बहुत बिल का पे कर रहा है उसकी एंट्री ड्रॉ क्या करेगा, बैंक डेबिट टू ड्रॉई, और ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉ डेबिट टू बैंक। फिर हम एक नया बिल ड्रॉ कर देंगे, उसकी एंट्री सेम, यही बी आर डेबिट टू ड्रॉ टू इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट डेबिट ड्रॉ डेबिट टू डीपी। ठीक है। और लास्ट में हम जब इस बिल की पेमेंट होगी वो रिसीव कर लेंगे, बिल की पेमेंट की रिसीव करने की एंट्री यही वाली रहेगी, बैंक टू बी आर या बीपी टू बैंक। ठीक है। ये हो गया हमारा केस जब बिल रिन्यू हो जाते हैं, उस केस में भी एंट्रीज हमने अपने पर डिस्कस कर लिए। और इसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर बच जाता है वो है हमारा अकोमोडेशन बिल का। ठीक है। अच्छा, क्या था अकोमोडेशन बिल, जल्दी बताओगे? अकोमोडेशन बिल क्या था? हाँ भाई, निशा, क्या था अकोमोडेशन बिल? तो याद नहीं है। अच्छा, प्रभात? प्रभात, क्या था अकोमोडेशन बिल? नालायक, किसी को याद नहीं अकोमोडेशन बिल? सर, हम्म। तो शायद वो जब हम पेड बिल बनाते थे, बाबू सोना वाला एग्जाम्पल वाला। बाबू सोना वाला एग्जाम्पल याद है, बट क्या था एग्जाम्पल में? तो शायद पेड बिल नहीं बनाते थे कि पता नहीं, तो कुछ ऐसे कि हम पेड बिल ड्रॉ करते थे कि हमें पैसे मिल जाए, फिर बाद में वो पे कर देते थे, कुछ ऐसा टाइप। हम्म। सर अकोमोडेशन कोई बिल फेक बिल बना के जब हम बैंक से पैसे ले लेते थे उस बिल के बिहाफ पे। क्या क्या क्या? सर मतलब एक फेक बिल के बिहाफ पे जो हम बैंक से पैसे लेते थे वही होता था अकोमोडेशन बिल। हाँ, बट ऐसे फेक बिल मत लिखाना एग्जाम में। अकोमोडेशन बिल क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने कि एक बाबू है और एक है उसकी सोना। ठीक है। तो ये रही उसकी सोना। तो सोना को पैसे की जरूरत पड़ी, सोना ने बाबू से पैसे मांगे, कहती है मुझे 10 लाख रुपए दे दो। बाबू कहता है तेरा दिमाग खराब है, 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम है जो तू मांग रही मुंह उठा के ऐसे ही। सोना कहती है यार प्लीज दे दे, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, या प्लीज मुझे पैसे दे दे, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी वजह से। तो बाबू क्या कह रहा है, भैया 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। तो सोना रोने लग गई, कहती मैं क्या करूं, मुझे इतने पैसे की जरूरत पड़ रही है, मैं क्या कहाँ से लाऊं। वो कह रहा है बाबू मेरे पास नहीं, मैं क्या करूं। कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे रोना तो आ रहा है। अब बाबू उसको रोता देख के बाबू क्या कहता है, सोना तो एक काम कर, तू मेरे ऊपर एक झूठा बिल ड्रॉ कर, ठीक है, जिसमें ये दिखेगा कि मुझे तुझे 10 लाख रुपए देना है। तो सोना ने इसके ऊपर एक झूठा बिल ड्रॉ किया 10 लाख रुपए का। ठीक है। इससे क्या दिखता है कि बाबू हैज टू पे सोना 10 लाख रुपीज। ठीक है। अब सोना ने क्या किया, सोना ने ये बिल जाके बैंक के पास डिस्काउंट करा लिया।
ठीक है। अब बैंक ने सोना को दे दिए पैसे, सोना ने 2 महीने 3 महीने जितने भी टाइम का बिल था वो पैसे अपने पास रखे, ठीक है। अब होगा क्या, 3-4 महीने बाद जब बिल की ड्यू डेट आएगी तो बैंक जाके बाबू से पैसे मांगेगा। क्या कहेगा कि भैया आपने किसी को प्रॉमिस किया था 10 लाख रुपए देने का, तो आप वो 10 लाख रुपए अब हमें दे दो। बाबू के पास तो पैसे होंगे नहीं, तो बाबू 10 लाख कैसे देगा। तो बैंक जिससे पहले बाबू के पास आए, सोना क्या करेगी, सोना बाबू को वो 10 लाख रुपए वापस कर देगी और बाबू क्या करेगा, उस पैसे को फिर बैंक को चुका देगा, ठीक है। ये था अकोमोडेशन बिल, जहां पे आप अपने दोस्त को अकोमोडेट करते हो, अपने किसी रिश्तेदार किसी को भी अकोमोडेट करते हो और उनको एक उनसे अपने ऊपर एक बिल ड्रॉ करवाते हो और वो बंदा जाके फिर बैंक से उसकी पेमेंट ले लेता है। जब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट से पहले आपका रिश्तेदार या आपकी गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी है आपको वो पैसा चुका देगी, ताकि फिर आप वो पैसा बैंक को वापस कर दोगे, ठीक है। तो इसके अंदर एंट्रीज वही सेम रहेंगी। सोना इसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगी, तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री सिंपल BR डेबिट टू बाबू, और बाबू करेगा सोना डेबिट टू BP, ठीक। फिर सोना जाके बैंक के पास डिस्काउंट कराएगी, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री सोना करेगी, बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR, ठीक है। 3 महीने बाद बैंक आके इससे पैसे मांगेगा, बट उससे पहले क्या करेगी, सोना इसको पैसे दे देगी। सोना इसको जो पैसा देगी, सोना एंट्री करेगी, बाबू डेबिट टू बैंक, और बाबू क्या करेगा, बैंक डेबिट टू सोना। इसके बाद 10 लाख रुपए आ जाएंगे और फिर क्या करेगा, 10 लाख रुपए बैंक को चुका देगा। तो एंट्री ये क्या करेगा, ये करेगा BP डेबिट टू बैंक, क्योंकि इसके लिए तो बिल्स पेबल था, तो BP डेबिट टू बैंक ये एंट्री पास कर देगा और बैंक को पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक पॉसिबल सिनारियो और ये है कि कुछ पैसा बाबू भी रखता है 10 लाख रुपए में से। सोना कहती है 10 लाख रुपए चाहिए, बाबू कह रहा है ठीक है, 10 लाख में से 4 लाख तू मुझे दे दियो, 6 लाख तू रख लियो। तो ये पॉसिबल सिनारियो भी है। तो इस केस में सिचुएशन क्या आएगी कि सोना ने जब बैंक से डिस्काउंट करा लिए, तो बैंक सोना को दे देगा 10 लाख रुपए, मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग चार्जेस काटने के बाद। लेट अस सपोज बैंक ने 10,000 रुपए काट लिए, तो सोना को कितने मिलेंगे, 9,90,000। अब इनके बीच में क्या डिसाइड होता कि कुछ पैसा सोना रखेगी, कुछ पैसा बाबू रखेगा। बाबू कितना रखेगा, 4 लाख, सोना कितना रखेगी, 6 लाख। तो होगा क्या, इस 10 लाख के 2 टुकड़े कर जाएंगे, 4 लाख बाबू के लिए, 6 लाख सोना के लिए। सिमिलरली 10,000 जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, इसके भी 2 टुकड़े किए जाएंगे, ठीक है। और इसके जो 2 टुकड़े किए जाएंगे कैसे, वही इसी रेशो में 4:6, यानी कि 4,000 और 6,000 के रेशो में इसके टुकड़े किए जाएंगे। तो 4,000 रुपए का डिस्काउंट बाबू बेयर करेगा और 6,000 रुपए का डिस्काउंट सोना बेयर करेगी। तो सोना क्या करेगी, सोना बाबू को 4 लाख रुपए भिजवाएगी, और उस 4 लाख का हिसाब कुछ ऐसा होगा, 4,000 रुपए तो इसमें डिस्काउंट का वो उसको भेजेगी, कहेगी तू 4,000 रुपए तू भी बेयर कर डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बाकी का 3,96,000 वो उसको कैश भिजवा देगी। तो सोना एंट्री क्या करेगी, सोना एंट्री करेगी बाबू डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बाबू क्या करेगा, बाबू करेगा बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू सोना। अब जब बिल के ड्यूरेशन कंप्लीट होगा तो बैंक आके बाबू से पैसे मांगेगा। बाबू के पास 4 लाख तो आ चुके हैं, 6 लाख बच रहे हैं। तो सोना क्या करेगी, इसको बैंक के आने से पहले ही सोना इसको 6 लाख रुपए भेज देगी, और ये 6 लाख को रिसीव करके उसकी पेमेंट बैंक को कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा अकोमोडेशन बिल। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है, नहीं आई समझ तो पूछ लो। अच्छा, इस चैप्टर में क्या डाउट्स आते हैं, कहाँ प्रॉब्लम होती है, एक बार बताओ ताकि हम उनको क्लास में सॉल्व कर सके। क्या चीज नहीं आती? सर इसमें पता चल जाए कि वो मतलब फेक बिल है, तो फिर तो प्रॉब्लम होती है ना? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, अगर टाइम से आप पेमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हाँ। अच्छा, एक चीज और मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा अधूरा होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें पूरी बात नहीं बताई जाती कि भाई एक्चुअल में क्या होता है। मतलब देखो तो अगर आप नॉर्मली सिनेरियो देखो, जैसा बुक बोलती है कि एक आदमी आपकी दुकान पे आ रहा है और आपसे कह रहा है मुझे उधार पर सामान बेच दो, तुमने कहा ठीक है बेच देंगे।
उसने तुमसे सामान खरीदा और किसी भी राह चलते हुए आदमी को तुमने सामान उधार पे बेच दिया। वो कह रहा है कि आप मेरे से किसी भी पेपर पर साइन करवा लो, ये मान के चलो मैं आपको पैसे दूंगा, लिखवा लो मेरे से, साइन करवा लो। तो अब कोई भी ऐसे आएगा और कहेगा मेरे से लिखवा लो और साइन कर लो, मैं दे दूंगा पैसा, तो दुकानदार का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग पैसे देंगे, कुछ लोग पैसे नहीं देंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं होता कि उससे बिल्स ऑफ एक्सचेंज उससे एक्सेप्ट करवाया जाता है, इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये है जो बुक्स में नहीं बताया जाता, वो ये है कि आप जब किसी से बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कराते हो, उसके साथ साथ आप उस आदमी से कहते हो कि भैया तू जा अपने बैंक के पास और अपने बैंक से लेके आए एक गारंटी कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरा बैंक पैसा पे करेगा। तो ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉई जाता है अपने बैंक के पास और अपने बैंक से क्या कहता है, बैंक जी मैंने ना इस आदमी से सामान खरीदा है, तो उधार पे लिया है, वो उसको भरोसा नहीं कि मैं उसको पैसे दे दूंगा, तो तुम प्लीज एक गारंटी दे दो कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम दे दोगे। बैंक कह रहा पागल दिख रहा हूं मैं तेरे को, मैं क्यों दूंगा तेरे को, मैं क्यों दूंगा तेरे पैसे, तू अगर नहीं दे रहा तो तू तेरे सर दर्द दे रहा, मैं क्यों लूं। तो ड्रॉई क्या कहता है, अरे तू इस बात की कमीशन ले लेना यार, क्या हो गया। बैंक कह रहा है कमीशन ले भी लो तो क्या हो गया, कमीशन तो थोड़ा बहुत अमाउंट आएगा, तेरा बिल का अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, मैं क्यों पे करूं। तो बैंक क्या, ड्रॉय क्या कहता है, अरे भाई तू मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उनको ब्लॉक कर लियो, है ना, तेरे को अपना लॉस हो रहा है ना, कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए, मैं पैसे दे दूंगा, अगर तुझे लगता है कि मैं नहीं देता तो तू मेरे बैंक अकाउंट में जो ये पैसे पड़े हैं इनको ब्लॉक कर ले। तो उससे ये होगा कि अगर मैंने तेरे को पैसे नहीं दिए बाद में, तो तू मेरे अपने पैसे यहां से रिकवर कर लियो। तब जाके बैंक क्या कहता है, अच्छा फिर ठीक है। तो बैंक क्या करता है, जितने का लोन है उतने का ही पैसा ब्लॉक कर लेता है सामने वाली पार्टी का अपने पास, और क्या करता है, उसको कमीशन, उससे कमीशन ले लेता है और बैंक गारंटी दे देता है। अब ड्रॉई के पास एक बैंक गारंटी आ गई और अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके उसके पीछे लगा देगा बैंक गारंटी की कॉपी और वो ड्रॉअर को दे देगा। अब ड्रॉअर को भरोसा हो जाएगा कि भैया अब एक बैंक गारंटी मेरे साथ में, मतलब का आदमी पे भरोसा हो या ना हो, किसी भी इंसान को बैंक पे जरूर भरोसा थी, बैंक ने गारंटी दी है। तो फिर इस सिचुएशन में ड्रॉअर जो है एक्चुअल में सामान उधार पे बेचता है। ऐसे नहीं होता कि राह चलता कोई भी आदमी आके आ जाए और उसको सामान मिल जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सिनारियो ये होता है, बट बैंक गारंटी के कॉन्सेप्ट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए बुक्स में मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछे तो बता दो। नहीं, ठीक है, तो फिर आज हम इतना ही करेंगे इस चैप्टर में, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।